हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करती हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। बेटा, आशा करती हूं कि आप सभी अपनी हिंदी की परीक्षा बहुत अच्छे से देकर आए होंगे और साथ ही साथ जिस तरह के भी प्रश्न आए थे अपठित गद्यांश या काव्यांश, उनको ध्यान से पढ़कर, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़कर उत्तर सिलेक्ट करके आए होंगे। तो लेकर आई हूं आज आपके लिए कक्षा 10वीं हिंदी आ। पेपर कोड है 3/5/2, सीबीएसई क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन 2023, सेट है 2। ठीक है, देखेंगे हम कि किस तरह से आपने सेट 2 का समाधान किया है या सॉल्यूशंस आप करके आए हैं। आइए एक कोशिश हम भी करते हैं, उसके बाद जो हम देखेंगे कि हाँ भाई सीबीएसई द्वारा जब आंसर शीट या आंसर की रिलीज की जाएगी उसके बाद आप बहुत अच्छे से और देख पाएंगे। अदरवाइज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं उसको तो आप देख ही लीजिए कि किस तरह से आप उत्तर लिखकर आए हैं, या मैं उत्तर जो बताऊंगी क्या वो आपके उत्तर और मेरे उत्तर कुछ मैच कर रहे हैं। ठीक है, यदि कर रहे हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं कर रहे हैं तब भी दुखी होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे की परीक्षा की आप तैयारी कीजिए। प्रश्न पत्र कुछ इस तरह का रहा होगा। सामान्य निर्देश, निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका सख्ती से अनुपालन कीजिए। जो रीडिंग टाइम आपको मिला था 15 मिनट का, आशा करती हूं बहुत अच्छे से आपने पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ लिया होगा। पहला दिया है निर्देश, इस प्रश्न पत्र में कुल 17 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, खंड आ और खंड बा। खंड आ में बहुविकल्पी या वस्तुपरक और खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न दिए हैं। खंड आ में एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव टाइप और खंड बा में सब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, तीसरा है, खंड आ में कुल 10 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न हैं? खंड आ में हैं कुल 10 प्रश्न। ठीक है, और टोटल आपके 17 प्रश्न हैं, जिनमें उप प्रश्नों की संख्या 49 है। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए 40 उप प्रश्नों के उत्तर देना है। 49 दिए थे एमसीक्यूज और उनमें से आपको 40 के उत्तर देने थे। अगला है निर्देश, खंड बा में कुल 7 प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों के साथ उनके विकल्प भी दिए गए हैं। निर्देश अनुसार विकल्प का ध्यान रखते हुए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। खंड बा जो कि सब्जेक्टिव है, वर्णनात्मक है, उसमें 7 प्रश्न हैं। हाँ, लेकिन आंतरिक विकल्प जरूर दिए गए थे जिनका ध्यान पूर्वक आपको देखकर, जैसे 3 प्रश्न आए होंगे तो आपने 2 करके आना था, इस तरह से। ठीक है, उस सब के उत्तर आपको अच्छे से लिखना था। अगला है, प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए लिखिए। उसके बाद यथासंभव सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार ही लिखिए। ये आपको बार बार कहा जा रहा है या कहा गया था कि जो उत्तर हैं वो क्रमानुसार ही दीजिएगा, ताकि जब भी आपकी जो उत्तर पुस्तिका है जब चेक करने वालों के हाथ में पहुंचेगी तो वो बड़े ही सकारात्मक तरीके से आपकी उत्तर पुस्तिका चेक करेंगे और आपको अच्छे अच्छे अंक दे देंगे यदि आपने बहुत अच्छे से साफ सुथरे तरीके से लिखा है। ठीक है, पढ़ते हैं हम खंड का पहला प्रश्न। खंड आ का पहला प्रश्न जो है 5 नंबर का। ठीक है, निम्नलिखित पद्यांशों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और किसी एक, मतलब 2 दिए हैं अपठित पद्यांश, 2 दिए हैं जिनमें से आपको एक करके आना था। यहां पर हम दोनों का डिस्कशन करने वाले हैं। आपने कौन सा किया है कमेंट करके बताइएगा मुझे। ठीक है, निम्नलिखित पद्यांशों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और किसी एक पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। विकल्प चुनना है और लिखना भी है। ठीक है, कि देखो कैसे। अब हम पढ़ते हैं काव्यांश, पद्यांश। क्या रोकेगी मुझे विषमता, क्या रोकेगी मुझे विषमता, क्या झंझाओं के नर्तन, क्या रोकेगी मुझे विषमता, क्या झंझाओं के नर्तन, मुझ पथिक को कब रोक सके हैं जीवन के उत्थान पतन, मैं गति का हूं राजा, मेरे रुके आज तक नहीं चरण, शूलों के बदले फूलों का किया ना मैंने कभी चयन। ये बात की जा रही है एक ऐसे पथिक की जो हमेशा आशावादी सोच लिए चलता है। ठीक है, जिसने कभी भी निराशा को देखा तक नहीं है और ना ही वो देखना चाहता है। मैं विपदाओं में मुस्काता नव आशा के दीप लिए,
जो भी परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, मुश्किलें हैं, उसको भी मैं हंसकर उनका सामना करता हूं और आगे ही बढ़ता रहता हूं। फिर मुझको क्या रोक सकेंगे ये तूफानों के गर्जन। आंधी आए, तूफान आए, मुझे कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। मुझे झुलाता आया युग से लहरों का भीषण कंपन, मेरी श्वास छिपाए फिरती ज्वालामुखियों की धड़कन। मेरी सांसों में मेरी शक्ति जो है वो ज्वालामुखी की तरह है, मेरे अंदर धधकता हुआ उबाल है। ठीक है, मुझे किसी तरह की विपदा या परेशानी अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती। मैं बढ़ता अविराम निरंतर चाहों का उन्माद लिए, फिर मुझको क्या रोक सकेंगे कटु बाधाओं के बंधन। मैं अटका कब, कब भटका मैं अटका कब, कब भटका मैं, सतत डगर मेरा संबल। ना मैं कभी रुका, ना मैं कभी थमा, रुके न तू, थके न तू, कर शपथ। अग्निपथ सुना होगा आपने। मैं अटका कब, कब भटका मैं, सतत डगर मेरा संबल। बांध सकी पगले कब मुझको, यह युग की प्राचीन निबल। मुझे ना किसी दीवारों में कैद किया जा सकता है, मैं हमेशा निरंतरता के साथ आगे बढ़ते रहना चाहता हूं या बढ़ता चला जाता हूं। मुझे किसी भी तरह से कोई भी बाधाएं नहीं रोक सकती। आंधी हो, ओले वर्षा हो, राह सुपरिचित है मेरी। चाहे कुछ भी हो, मुझे जाना है तो जाना है, आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। फिर मुझको क्या डरा सकेंगे ये विद्युत कंपन नर्तन। मैं चिंतित कब, कब कंपित मैं, ना मुझे कोई चिंता है, ना मुझे कोई डर है, ना मुझे कुछ भी तनिक भी डर नहीं है, बस मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं चिंतित कब, कब कंपित मैं, देख विषमता का संगम, चिर प्रवाह का नूतन गायक, युग युग का उन्मुख सरगम। देख चुका हूं मैं कितने ही भूकंपों के सकल निपात, फिर मुझको क्या रोक सकेंगे ये जग के खंडन मंडन। अर्थात कोई भी मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकेंगे। एक ऐसी आशावादी सोच लिए कवि ने इस कविता की रचना की है। अब देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न आपके समक्ष आए थे। पहला है, जीवन के उतार चढ़ाव किसके बाधक नहीं बन सकते। विकल्प है ए पथिक, बी विद्यार्थी, सी राजा या डी नागरिक। तो यहां पर एक ऐसे पथिक, पथिक मतलब राहगीर, राहगीर या पथिक के बारे में ही बात की जा रही है, तो यहां पर हम पथिक ही सही होना चाहिए। आपने क्या करके आए हैं, कौन सा उत्तर आप या कौन सा विकल्प आप चुनकर लिखकर आए हैं, बताइएगा जरूर। दूसरा है, आंधी तूफान विपदाएं आगे बढ़ने वाले को रोकने में सफल नहीं हो सकती, क्योंकि ए है वह आंधी तूफान से ज्यादा सक्षम है। ठीक है, आगे बढ़ने वाले को कोई भी नहीं रोक सकता। क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि वह आंधी तूफान से ज्यादा सक्षम है। बी है, आंधी तूफान विपदाएं दिखावटी हैं। सी है, वह आशा के दीप लिए मुस्कुराता रहता है। डी, उसे आंधी तूफान झेलने की आदत हो गई है। तो यहां पर आया था, पंक्तियों में हमने देखा था कि आशाओं से भरा हुआ है वो, तो वह आशा के दीप लिए मुस्कुराता रहता है। बेटा एक और बात बताइए, जैसे इसका ए सही है तो आप सिर्फ उत्तर ए लिख कर आए हैं, कहीं गलती तो नहीं कर दी और पथिक नहीं लिख कर आए हैं। तो ए के साथ साथ आपको पथिक भी लिख कर आना था। जैसे इसका माना कि यहां पथिक आंसर है, ठीक है। इसी तरह से इसका है सी, तो आपने सी लिखने के साथ साथ वह आशा के दीप लिए मुस्कुराता रहता है, ये भी लिखा है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे। और इस तरह से ये जो दिखाई दे रहा है, कोशिश कीजिएगा, वैसे भी प्रश्न पत्र आपके पास ही होगा। ये हमें स्क्रीनशॉट्स प्राप्त हुए हैं या पेपर हमें बच्चों से ही प्राप्त हुआ है, उसी का स्क्रीनशॉट्स आपके लिए मैं लेकर आई हूं। तो समझने की तो आप कोशिश कर ही लेंगे, जिसके पास ये सेट आया था वो बढ़िया भली भांति बिल्कुल पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला है, शूलों के बदले फूलों का किया न मैंने कभी चयन। उपर्युक्त पंक्तियों का भाव क्या है? ए, वह तो निरंतर आगे बढ़ने में विश्वास रखता है। बी, उसे कटीले मार्ग पर चलकर आगे बढ़ना पसंद है। सी, उसने कठिन बाधाओं के बंधन तोड़ना सीखा है। डी, वह तूफानों के बीच चलकर आगे बढ़ता है। देखिए, शूलों के बदले फूलों का किया ना मैंने कभी चयन, बताओ। तो
क्या है इसमें, क्या हो सकता है? ए है वह तो निरंतर आगे बढ़ने में विश्वास रखता है। शूलों के बदले फूलों का मत, शूल मतलब कांटे। तो कभी भी यदि रास्ते की जो बाधाएं हैं या रुकावट हैं उनसे विमुख नहीं हुआ हूं, उनसे मुंह नहीं मोड़ा है। ऐसा नहीं है कि शूलों के बदले मैंने फूलों को चयन किया है कि नहीं, मैं सुखी जीवन जीना चाहता हूं, मैं कटीले रास्ते पर नहीं जाना चाहता। तो शूलों के बदले फूलों का किया ना मैंने कभी चयन, वह तो निरंतरता के साथ आगे बढ़ने में विश्वास रखता है। तो यहां ये नहीं लग रहा है कि यह होना चाहिए। बी है उसे कटीले मार्ग पर चलकर आगे बढ़ना पसंद है। सी है उसने कठिन बाधाओं के बंधन तोड़ना सीखा है। या फिर डी वह तूफानों के बीच चलकर आगे बढ़ता है। क्या लगता है आपको, कौन सा लगता है? कि देखिए ये दोनों तो नहीं है, ठीक। अब है उसे कटीले मार्ग पर चलकर आगे बढ़ना है। तो शूलों के बदले फूलों का किया ना मैंने कभी चयन, मैंने शूलों के बदले फूलों का कभी चयन नहीं किया, अर्थात उसे कटीले मार्ग पर चलकर आगे बढ़ना पसंद है। जो भी बाधाएं कठिनाइयां आएंगी उनसे विमुख नहीं होना है, वो आगे बढ़ेगा। या फिर उसने कठिन बाधाओं के बंधन तोड़ना सीखा है। तो यदि बिल्कुल पंक्तियों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यही होना चाहिए सही कि उसे कटीले मार्ग पर चलकर आगे बढ़ना पसंद है। और यदि इस तरह से देखें कि उसने कठिन बाधाओं के बंधन तोड़ना सीखा है तो यह भी उसकी आशावादी सोच को दर्शाता है। तो यह भी हो सकता है। और आपने क्या किया है उसे भी मुझे बताइएगा, ठीक है बेटा। अगला है मैं चिंतित कब कंपित मैं, देख विषमता का संगम। पंक्तियों के संदर्भ में लिखिए कि कवि किन से चिंतित नहीं होता। कवि किन से चिंतित नहीं होता। ए है हारने की आशंका से, या हारने की आशंका या संदेह से डर जाता है या चिंतित हो जाता है। तो मैं चिंतित कब कंपित में, देख विषमता का संगम। विषम मतलब क्या होती हैं? विपरीत परिस्थितियां। तो बी है विपरीत परिस्थितियों से, सी रोड़े पत्थरों से, डी अपरिचित राहों से। तो विपरीत परिस्थितियां ही इसका सही जवाब होना चाहिए, क्योंकि मैं चिंतित कब कंपित में, देख विषमता का संगम। विषमता मतलब विषम परिस्थितियां, मतलब विपरीत परिस्थितियां, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं बेटा। दिए गए कथनों को पढ़कर इस प्रश्न के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। पथिक की राह में कौन कौन रोड़े हैं? रोड़े मतलब रास्ते के रोड़े समझते हैं ना, बाधाएं। ए तूफानों के चक्रपात, तूफानों के चक्रवात। दूसरा कठोर बाधाएं। तीसरा बिजलियों का कंपन। चौथा बर्फीली हवाएं। तो आपको ध्यान से देखना होगा कि कविता में या जो पंक्तियां या पद्यांश हमारे समक्ष आया है उसमें क्या क्या जिक्र हुआ है। क्या तूफानों के चक्रवात आया है कहीं कि हाँ तूफान बिल्कुल आया है, ठीक है। तो हमें देखना है कि पथिक की राह में कौन कौन से रोड़े हैं, ठीक। तूफानों के चक्रवात हैं, कठोर बाधाएं हैं, बिजलियों का कंपन है, बर्फीली हवाएं। ये नहीं लग रहा है कि हो, तो देखते हैं विकल्प कौन सा सही होना चाहिए। ए है पहला, दूसरा और चौथा, मतलब इसको या फिर इसको। या फिर बी है पहला, दूसरा, तीसरा, ये, ठीक है। सी है पहला, तीसरा, चौथा। तो चौथा तो नहीं है, इसलिए ये जो बी है वही सही होना चाहिए, क्योंकि बर्फीली हवाएं हमें पद्यांश में नहीं दिखाई दी हैं, ठीक है। चलो अब अथवा जो पद्यांश है, पहला पद्यांश हो गया। यदि इस तरह से आपने उत्तर लिखे हैं और सही विकल्प आप लिख कर आए हैं, विकल्प के साथ साथ जो भी उसके आगे वाक्य लिखा है उसको, या जो भी पंक्ति लिखी उसको भी लिख कर आए हैं, तो समझ लीजिए कि आपके पूरे 5 नंबर तो आपको मिल गए। अब अथवा किसी ने ये वाला पद्यांश भी किया होगा, इसको पढ़ते हैं। हाथ है दोनों सधे से, हाथ है दोनों सधे से, गीत प्राणों के रुंधे से, और उसकी मूठ में विश्वास जीवन के बंधे से। धक धकाती धरणी थरथर, धक धकाती धरणी थरथर, उगलता अंगार अंबर, भुन रहे तलवे तपस्वी सा, खड़ा वह आज तनकर, शून्य सा मन चूर है तन, पर न जाता वार खाली, चल रही उसकी कुदाली। क्या लग रहा है आपको, किसके जीवन से संबंधित है? किसी राजा के, किसी मंत्री के, किसी नेता के, या किसी श्रमजीवी के, अर्थात जो परिश्रम करते हैं, किसान या मजदूर,
क्या लग रहा है, कुछ आया हाथ में? यदि कुदाल आया है तो यहां पर मजदूर या फिर किसान की बात समझ में तो आई है भाई। वह सुखाता खून पर हित, पर हित मतलब दूसरों की भलाई के लिए अपना खून सुखाता है। वाह रे साहस अपरिमित, इतना अनलिमिटेड साहस है उसके अंदर। युगों युगों से वह खड़ा है विश्व वैभव से अपरिमित। जल रहा संसार धू धू, कर रहा वह वार कहूं, साथ में संवेदना के स्वेद कण पड़ते कभी जो। ठीक है, पूरी तरह से वो अपने खून पसीने से कार्य करता है, खून पसीने को एक कर देता है, दिन रात मेहनत करता है। कौन सा लालच धरा की शुष्क छाती फाड़ डाली, चल रही उसकी कुदाली। भूमि से रण ठन गया है, वक्ष उसका तन गया है, सीना उसका तन गया है। वो मेहनत में या श्रम करने में पीछे नहीं हटता है, निरंतरता के साथ कर्म करता है, बिल्कुल मेहनत करता है। भूमि से रण ठन गया है, लगता है उसका भूमि से युद्ध ठन गया है। वक्ष उसका तन गया है, सोचता मैं देव अथवा यंत्र मानव बन गया है। क्या वो मशीनी मानव बन गया है या कोई देव मानव बन गया है? क्या है? भूमि से रण ठन गया है, वक्ष उसका तन गया है, सोचता मैं देव अथवा यंत्र मानव बन गया है। क्या वह श्रमजीवी या फिर वो मजदूर या किसान कोई देव बन गया है या कोई मशीनी मानव बन गया है? क्या हुआ है? शक्ति पर सोचो जरा तो, खोदता सारी धरा जो, बाहुबल से कर रहा है इस धरणी को उर्वरा, जो अपने बाहुबल से इस धरती को उपजाऊ बना रहा है। ठीक है, अब देखिए इसके प्रश्न हैं। और उसकी मूठ में विश्वास, इस वाक्य में उसकी संबोधन किसके लिए आया है? अब यहां पर एक बार फिर हम देखते हैं। और उसकी मूठ में विश्वास जीवन के बंधे से, किसकी मूठ में भाई, किसके लिए आया है? ए है संपन्न वर्ग, बी है शोषक वर्ग, सी है युवा वर्ग, या फिर डी श्रमजीवी वर्ग। तो ये किसके लिए है? श्रमजीवी वर्ग के लिए ही है, क्योंकि जो मेहनत करते हैं, ना कि जो सुखी हैं या जो बेचारे जिन पर सिर्फ अत्याचार ही हो रहा है, उनके लिए भी नहीं है ये, या फिर युवा वर्ग के लिए भी नहीं है। यहाँ पर श्रमजीवी जो मेहनत करते हैं दिन रात, उनकी तरफ ये इशारा किया गया है। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न है। तो आपने उत्तर डी साथ ही साथ श्रमजीवी वर्ग लिखा है। यदि लिखा है तो समझिए कि आपका आंसर सही है। अगला प्रश्न है, किसान मजदूर को तपस्वी सा क्यों कहा है? किसान और मजदूर को तपस्वी की भांति क्यों कहा है? ए है उनके शरीर धूल मिट्टी से लथपथ होने के कारण, बी है विपरीत परिस्थितियों में भी तनकर खड़ा होने के कारण, सी धूप में पसीना बहाने के लिए प्रेरित होने के कारण, या फिर डी हिमालय के पहाड़ों पर तपस्या में लीन होने के कारण। तो सबसे पहले आप, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सही को ढूंढें, जैसा मैं हमेशा कहती आई हूं कि आप सिर्फ सही को नहीं ढूंढेंगे, आप हर एक विकल्प को अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें अपने आप समझ में आता है कि किसान मजदूर को तपस्वी सा क्यों कहा है, उसके शरीर धूल मिट्टी से लथपथ होने के कारण, बिल्कुल नहीं है, तो ये आप हटा दीजिए। विपरीत परिस्थितियों में भी तनकर खड़ा होने के कारण, इसको रुक जाइए। धूप में पसीना बहाने के लिए प्रेरित होने के कारण, या फिर हिमालय के पहाड़ों पर, तो ये दोनों तो बिल्कुल गलत हैं और ये भी नहीं है, अर्थात ये सही होना चाहिए कि विपरीत परिस्थितियों में भी तनकर खड़ा होने के कारण। वक्ष उसका लिखा है ना यहाँ पर, देखो अभी वक्ष उसका तन गया है, सीना चौड़ा करके खड़ा हुआ है वो निडरता के साथ। ठीक, विपरीत परिस्थितियों में भी तनकर खड़ा है, तो ये सही होगा। अर्थात किसान मजदूर को तपस्वी सा कहा गया है, उत्तर होगा बी, विपरीत परिस्थितियों में भी तनकर खड़ा होने के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न है, कवि ने किसान मजदूर के साहस को अपरिमित क्यों कहा है? अपरिमित, असीमित, अनलिमिटेड क्यों? ए विश्व वैभव से अपरिचित होने के कारण, बी दूसरों के लिए अपना सर्वस्व लुटाने के लिए, सी निरंतर कुदाली चलाने के कारण, या फिर डी युगों युगों से खड़ा होने के कारण। तो यहां पर आया था ना परहित, दूसरों के लिए अपना सर्वस्व लुटाने के कारण, यही सही लगता है मुझे। बाकी आप क्या करके आए हैं
कौन सा आप विकल्प चुनकर आए हैं वो भी मुझे बताइएगा। यदि आपको लग रहा है कि ओहो मैं तो दूसरा कराया, तो निराश मत होइएगा बेटा। अगली परीक्षा की आप तैयारी कीजिएगा, सीबीएसई आंसर की आएगी तब हम देखेंगे, चिंतित नहीं होना है, ठीक है। आगे की आपको तैयारी करना है। अगला प्रश्न है, किसान मजदूरों ने धरती को उपजाऊ कैसे बनाया? ए है आधुनिक तकनीक द्वारा। किसान और मजदूरों की बात हो रही है, तो कैसे बनाया उन्होंने? आधुनिक तकनीक द्वारा। बी है रासायनिक उर्वरक डालकर। सी पूरी शक्ति से खुदाई करके। या फिर डी जैविक खाद का प्रयोग करके। तो यहां पर उन्होंने पूरी शक्ति से खुदाई करके, बार बार कुदाल आया है, कुदाल। ऐसा तो है नहीं कि वो आधुनिक तकनीक या टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं और बहुत अच्छे से उन्होंने सब कुछ कर लिया आसानी के साथ चुटकियों में। रासायनिक उर्वरक भी नहीं डाले, उर्वरक जानते हो ना, हाँ फर्टिलाइजर्स। या फिर पूरी शक्ति से खुदाई करके, तो कुदाल शब्द बार बार आया है, तो बिल्कुल यही होना चाहिए। किसान मजदूरों ने धरती को उपजाऊ बनाया पूरी शक्ति से खुदाई करके, मिट्टी से, जैसे ऐसा लगा कि जैसे भूमि से उसका युद्ध होने लगा है, रण छिड़ गया है। अब है कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। क्या है कथन ए? किसान मजदूर देवता या मशीनी मानव तुल्य हैं। किसान मजदूर देवता या मशीन मानव तुल्य हैं। हाँ, ये तो कहा गया था कि देव है या मशीन मानव। कारण क्या है? अग्नि से जलते धरती अंबर के बीच वह सीना तान युगों युगों से परिश्रम कर रहा है। किसान मजदूर देवता है या मशीनी मानव तुल्य है? तो ये है कथन। उसका कारण बता रहे हैं, अग्नि से जलते धरती अंबर के बीच वह सीना तान युगों युगों से परिश्रम कर रहा है। तो कथन ए गलत है, किंतु कारण आर सही है। कथन ए और कारण आर दोनों गलत हैं। कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। कथन ए सही और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। देखो, अपने आप में तो ये दोनों सही हैं, क्योंकि हम एक बार कविता पर फिर से जाते हैं बेटा। किसान मजदूर देवता या मशीन मानव तुल्य है, तो यहां पर बताया गया था, कहा था ना, सोचता में देवता अथवा यंत्र मानव बन गया है, तो ये आया है। शक्ति पर सोचो जरा तो खोदता सारी धरा दो, बाहुबल से कर रहा है इस धरनी को उर्वरा जो। तो यहां पर पहला तो सही है, ठीक। किसान मजदूर देवता या मशीनी मानव तुल्य है कथन है। उसका कारण है अग्नि से जलते धरती अंबर के बीच, नहीं, तो ये मतलब ये इसका कारण तो नहीं नजर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से क्या लग रहा है बेटा? कथन ए और कारण आर दोनों गलत हैं क्या? हाँ, मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो किसान मजदूर देवता या मशीन मानव तुल्य है, तो नहीं, ना तो वो देव है ना मशीन मानव के जैसा है। तो कथन ए और कारण दोनों ही गलत लग रहे हैं। आप क्या लिख कर आए हैं मुझे प्लीज बताइएगा, ठीक है। बिल्कुल आप घबराइए नहीं और डरिएगा मत। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। गद्यांश, काव्यांश हम कर चुके हैं, पहुंच चुके हैं गद्यांश पर, ठीक है, जो 5 नंबर का है भाई। तो 5 नंबर आपने कर ली हैं। अब हम चलते हैं अगले 5 नंबर की ओर। एशिया के उच्च पर्वतीय क्षेत्र को सेंट्रल एशियन माउंटेन रीजन भी कहा जाता है। इसमें हिमालय, काराकोरम और हिंदुकुश पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं, जो चीन से लेकर अफगानिस्तान तक फैली हैं। इस क्षेत्र में करीब 55,000 हिमनद हैं, जिनमें पेयजल का जितना भंडार है उतना उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के अतिरिक्त पृथ्वी पर एक साथ पेयजल कहीं नहीं है, ठीक है। कहां की बात हो रही है? एशिया के उच्च पर्वतीय क्षेत्र, तो जिनमें पेयजल का जितना भंडार है उतना उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के अतिरिक्त पृथ्वी पर एक साथ पेयजल कहीं नहीं है। इन हिमनदों से पिघला हुआ जल एशिया की 10 सबसे बड़ी नदियों को जीवन देता है। इनसे हिमनदों से हिमनद मतलब जो बर्फ की जो नदियां हैं, उनसे जब बर्फ की नदियां जब पिघलती हैं तो वो पानी का रूप धारण करती हैं। तो पिघला हुआ जल एशिया की 10 सबसे बड़ी नदियों को जीवन देता है, हिमनदों से पिघला हुआ जल, ठीक है।
जिन पर करीब 2 करोड़ लोगों की आबादी निर्भर रहती है। बढ़ते तापमान की वजह से इन सभी पर खतरा मंडरा रहा है। अब तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर्स या जो भी बर्फ है वो पिघल जाएगा, जमा हुआ नहीं रहेगा। बढ़ते तापमान की वजह से सभी पर खतरा मंडरा रहा है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी के मुताबिक शेष दुनिया के मुकाबले हिमालयी क्षेत्र में तापमान करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पर्वतों पर जमी बर्फ पिघल रही है और बर्फबारी हो रही है। यदि समय रहते वैश्विक तापमान में लगभग 1.5% की कमी नहीं की गई तो इस शताब्दी के अंत तक दक्षिण एशिया के पहाड़ों पर जो बर्फ जमा है उसका आधा या फिर 2/3 हिस्सा गायब हो जाएगा। किसमें क्या नहीं किया गया? यदि समय रहते वैश्विक तापमान में लगभग, क्या लिखा है? हाँ ठीक है, 1.5 या 1.5% की कमी नहीं की गई, मतलब टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसको कम नहीं किया गया, तो इस शताब्दी के अंत तक दक्षिण एशिया के पहाड़ों पर जो बर्फ जमा है उसका आधा या फिर 2/3 हिस्सा गायब हो जाएगा। ठीक, पिघलते हिमनदों की वजह से बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है। पिछले साल भारत ने गंगा नदी पर नए पनबिजली संयंत्रों के निर्माण पर रोक लगा दी थी, ताकि निचले इलाकों में नदियों के पानी के बहाव को बनाए रखा जा सके और नदियां सूखने ना पाएं। ठीक है, अब है ग्लेशियरों के पिघलने की दर को कम करने के तरीके ढूंढने के बावजूद तमाम वैज्ञानिक भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हैं। जीवाश्म ईंधनों के जरिए लोग इन गैसों को वायुमंडल में छोड़ते हैं, जो पृथ्वी के चारों ओर ग्रीन हाउस की तरह काम करती है और धरती गर्म होने लगती है। कोयला, तेल और गैस जलाने पर कालिख और पार्टिकुलेट मैटर छोड़ते हैं। हवा के जरिए ये प्रदूषक बर्फ पर जम जाते हैं और बर्फ तेजी से गर्म होकर पिघलने लगती है। ठीक है, अब देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न किस तरह के हैं। सेंट्रल एशियन माउंटेन रीजन कहां है? सेंट्रल एशियन माउंटेन रीजन कहां है? तो बिल्कुल आप जाइए और आपने देखा होगा सेंट्रल एशियन माउंटेन रीजन कहा जाता है कहां? एशिया के उच्च पर्वतीय क्षेत्र। तो क्या यहां पर लिखा है? हाँ, ऑस्ट्रेलिया में एशिया के उच्च पर्वतीय क्षेत्र। तो एशिया में आएगा, ऑस्ट्रेलिया में आएगा, साउथ अमेरिका में आएगा, अफ्रीका में। तो यहां पर लिखा है सेंट्रल एशियन माउंटेन रीजन कहां है? फिर से आप देख लीजिए, एशिया के उच्च पर्वतीय क्षेत्र में सेंट्रल एशियन माउंटेन रीजन भी कहा जाता है। इसमें हिमालय, काराकोरम ये सब है, तो एशिया वाला ही हम सही कर देंगे। ठीक है, डी आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे डी, एशिया में। दूसरा है, विश्व में सर्वाधिक पीने योग्य जल का भंडार कहां उपलब्ध है? कहां? विश्व में सर्वाधिक पीने योग्य जल का भंडार कहां है? अभी हमने देखा था, क्या देखा था हमने कि सबसे ज्यादा पीने योग्य पानी कहां है। तो हम देखेंगे फिर से, किसी तरह की कोई भूल नहीं होगी और नहीं की होगी आपने। तो हिमालय, काराकोरम जो चीन से लेकर हमने कहां देखा था बेटा कि सबसे अधिक पेयजल है। ठीक, तो यहां पर हम देखते हैं, एक सेकेंड, हम जाएंगे स्टार्टिंग में कि इस क्षेत्र में करीब 55,000 हिमनद हैं, जिनमें पेयजल का जितना भंडार है, मतलब पेयजल कहां है? अफगानिस्तान, हिमालय, काराकोरम, हिंदुकुश। इसमें से हिमालय, काराकोरम, हिंदुकुश पर्वतीय श्रृंखलाएं आती हैं जो चीन से लेकर अफगानिस्तान तक फैली हैं। तो इसी में देखा जा रहा है। चलो देखते हैं कि प्रश्न किस तरह का है। विश्व में सर्वाधिक पीने योग्य जल भंडार उपलब्ध कहां है? का ए है नदियों में, बी है दोनों ध्रुवों पर, हिमालय पर। ठीक है, तो हिमालय पर ही सही उत्तर होगा इसका। ठीक, यही लिखकर आए हैं क्या आप? तीसरा है, जीवनदायिनी नदियों पर खतरे के बादल क्यों मंडरा रहे हैं? जो जीवनदायिनी नदियां हैं उन पर खतरे के बादल क्यों मंडरा रहे हैं? क्या है, कौन है वो खतरा? ए है तापमान में वृद्धि के कारण,
बी है जनसंख्या वृद्धि के कारण, सी है अज्ञानता के कारण, या डी वैमनस्यता के कारण। तो यहां पर तापमान में वृद्धि के कारण ही नदियों पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि तापमान की बार बार उन्होंने बात की है अपठित गद्यांश में। अगला है, गंगा नदी पर नए पन बिजली संयंत्रों के निर्माण पर प्रतिबंध क्यों लगाना पड़ा? पन बिजली मतलब समझ में आ रही, पानी से जो बिजली बनाई जाती है उसकी बात की जा रही है यहां पर। गंगा नदी पर नए पन बिजली संयंत्रों के निर्माण पर प्रतिबंध क्यों लगाना पड़ा? ए, नदियां प्रदूषित ना हो, बी, वर्षा समय पर हो, सी, बाढ़ को रोका जा सके, या डी, नदियों का प्रवाह बना रहे। तो हमने यहां देखा था कि देखिए संयंत्र, बिजली संयंत्र लिखा था ना, पन बिजली। फिर से देखेंगे हम, बताइए कि क्या लिखा था बेटा, एक बार मुझे दिखा दीजिए। कि यहाँ बढ़ते तापमान की वजह से सभी पर खतरा मंडरा, संयुक्त राष्ट्र विकास में बर्फीली, फिर है ये उसका आधा, नदियों को जीवन देता है, उसके साथ ही साथ पेय नदियों की वजह से आपूर्ति। पिछले साल गंगा नदी पर नए बिजली संयंत्रों के निर्माण पर रोक लगा दी ताकि निचले इलाकों में नदियों के पानी के बहाव को बनाए रखा जा सके और नदियां सूखने ना पाए। तो क्या हुआ है, नदियां प्रदूषित ना हो, वर्षा समय पर हो, नदियों का प्रवाह बना रहे। ठीक है, इसलिए यदि गद्यांश के आधार पर हम देखें कि गंगा नदी पर नए बिजली संयंत्रों के निर्माण पर प्रतिबंध क्यों लगाना पड़ा? ताकि नदियों का प्रवाह बना रहे, और जब प्रवाह बना रहेगा तो बहता जल पीने योग्य रहता है। यदि उसमें तरह तरह से प्रदूषित किया गया और कहीं से भी रोकथाम की गई तो वो स्थिर हो जाएगा और फिर वो सड़ जाएगा। तो ये होना चाहिए ताकि वो बहती रहें और प्रदूषित ना हो। तो यहाँ पर मुझे ये लगता है, आपने क्या लगाया है बताइएगा मुझे। और यदि मान लीजिए आपका उत्तर मेरे उत्तर से मैच ना करे तो बिल्कुल निराश नहीं होना है बेटा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। गद्यांश के आधार पर ग्लेशियरों को पिघलने से कैसे रोका जा सकता है? ए है जल प्रदूषण में कमी लाकर, बी है जीवाश्म ईंधनों का सीमित प्रयोग कर, सी प्लास्टिक पर रोक लगाकर, डी विकास कार्यों पर लगाम लगाकर। जल प्रदूषण में कमी लाकर, जीवाश्म ईंधनों का सीमित प्रयोग करके, यही सही होना चाहिए। गद्यांश के आधार पर ग्लेशियर पर पिघलना, प्लास्टिक पर रोक लगाकर, विकास कार्यों में लगाम, तो ये ठीक है, ठीक है। तो ग्लेशियर्स, यदि हम गर्मी या जो टेम्परेचर्स है उसको रोकेंगे तो ग्लेशियर्स पिघलने से बच सकते हैं। पहुंच चुके हम तीसरे प्रश्न पर, ठीक है। आ गए हैं हम हमारे जो 4 टॉपिक्स थे जिनसे संबंधित प्रश्न आ रहे थे। निर्देश अनुसार वाच्य पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। आशा करती हूं आप लिखकर भी आए हैं। ए है, जमदग्नि ने अपनी कामधेनु गाय देने से मना कर दिया। वाक्य किस वाक्य भेद का उदाहरण है? कामधेनु ने, कर्ता ने, सिंपल साधारण। ए भाववाच्य, बी मुख्यवाच्य, सी कर्तृवाच्य, या डी कर्मवाच्य। तो कर्तृवाच्य है क्योंकि कर्ता ने, ठीक है, कर्ता ने है। तो यहां पर आप देख रहे हैं जमदग्नि ने। ऋषि जमदग्नि कौन थे? परशुराम जी के पिताजी। तो कर्तृवाच्य ही इसका सही है। ये जिसने भी पेपर, वाओ, ठीक है, तो ये वाला सही है। अब चलते हैं हम आगे। सहस्त्रबाहु द्वारा कामधेनु गाय का बलपूर्वक अपहरण कर लिया गया। यह वाक्य किस वाच्य भेद का उदाहरण है? द्वारा। अब हमें ज्यादा सोचना ही नहीं है, ठीक है। कर्तृवाच्य साधारण होता है, कर्मवाच्य में द्वारा लगा होता है, और भाववाच्य में कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया, ये उसकी पहचान है। तो यहाँ कर्मवाच्य है क्या? ए कर्तृवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य या मुख्यवाच्य। तो कर्मवाच्य ही इसका सही उदाहरण है, कर्मवाच्य। दूसरा है, अब बैठा जाए। वाक्य किस वाच्य भेद का उदाहरण? तो भाववाच्य, चला जाए, बैठा जाए, ठीक। तो ये भी भाववाच्य होगा। यही लगाकर आए हैं आप, यही लिखकर आए हैं, तो बिल्कुल आपका जवाब एकदम सही है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। शीला अग्रवाल, एक कहानी, यह भी मन्नू भंडारी जी वाला है ये भाई। शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया।
इस वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तित रूप होगा। अब ये दिया है कर्तृवाच्य, ठीक है। अब करना है इसको कर्म में, तो सबसे पहले कर्म की पहचान क्या है? सकर्मक क्रिया है, साथ ही साथ द्वारा लगता है। सबसे पहले तो हम ये देखें कि इन चारों में से कहीं द्वारा लगा है क्या? ए है शीला अग्रवाल की जोशीली बातों से रगों में बहता खून लाबे में बदल रहा है, नहीं, इसमें तो नहीं लिखा है। बी है शीला अग्रवाल की जोशीली बातों से रगों में बहता खून लाबे में बदला जाएगा। सी है शीला अग्रवाल ने जोशीली बातें की और रगों में बहता खून लाबे में बदल गया। डी शीला अग्रवाल की जोशीली बातों द्वारा, देखो हो गया, ये रगों में बहता खून लाबे में बदल गया। तो यही इसका सही जवाब है, क्योंकि करना था हमें कर्मवाच्य में, और कर्मवाच्य में द्वारा लगता है, सकर्मक क्रिया होती है। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य भाववाच्य का उदाहरण है? अब भाववाच्य का उदाहरण देखना है, ठीक है। ए है उससे कैसे दौड़ा जाएगा। बी है कवि ने कविता में अनेक बिंब प्रस्तुत किए, तो ये तो कर्तृवाच्य है। सी उनके द्वारा बाल मनोविज्ञान बिंबों को उतारा गया, ये कर्म है, मतलब ये और ये नहीं है। फसल कविता में सहयोग की भावना को चित्रित किया गया है, सहयोग की भावना को चित्रित किया गया है, ठीक है। उससे कैसे दौड़ा जाएगा, उससे नहीं दौड़ा जाएगा, कैसे दौड़ा जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यही होना चाहिए इसका भाववाच्य। बाकी आप मुझे बताइए कि कौन सा करके आए हैं आप, ठीक है। चौथा प्रश्न है निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य कौन सा है? तो आपको भली भांति पता है कि मिश्र वाक्य मतलब रचना के आधार पर 3 होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र। सरल मतलब साधारण सेंटेंस, साधारण वाक्य। संयुक्त मतलब जो साधारण से मिलकर बनते हैं और एवं लगे रहते हैं जिसमें, और मिश्र वाक्य जो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, अर्थात उन्हें 2 सरल वाक्यों में या स्वतंत्र वाक्यों में नहीं तोड़ा जाता। मिश्र वाक्य ढूंढना है हमें। ए है इस कार्य की ऋषि जमदग्नि ने बहुत निंदा की और परशुराम को प्रायश्चित करने को कहा। तो भाई ये तो है 2 सेंटेंसेस के बीच में, और मतलब ये तो संयुक्त है, तो ये नहीं है। बी चांदनी रात की कांति दर्शाने के लिए देव दूध में फेन जैसे पारदर्शी बिंब काम में लेते हैं, तो ये भी नहीं है, क्योंकि ये वाक्य एक दूसरे पर निर्भर नहीं दिख रहे हैं, ये तो एक ही है। कहना ना होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। या फिर डी है बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र, मतलब देखो बेटा ये भी संयुक्त वाक्य है, क्योंकि इसमें 2 वाक्य हैं। मतलब इस कार्य की ऋषि जमदग्नि ने घोर निंदा की, हम यहाँ पर पूर्ण विराम लगा सकते हैं, ये एक वाक्य है। परशुराम को प्रायश्चित करने को कहा, ये भी एक पूरा वाक्य है। चांदनी रात की, ये पूरा अपने आप में एक ही वाक्य, इसमें कोई 2 जुड़े हुए वाक्य नहीं दिख रहा है। फिर है बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, ये भी अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है, पूर्ण विराम लगा सकते हैं। एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। अब बचा कौन सा है? सी कहना ना होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। तो कहना ना होगा, प्रश्न आएगा क्या, ठीक है। आज के समय में तो ये एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, आश्रित हैं, तो यही जो सी है यही सही होना चाहिए मिश्र वाक्य का उदाहरण, ठीक है। तो क्या आप, अब इनका मैं क्लियर कर दूं ताकि आप किसी तरह से कंफ्यूज ना हो। हमें लगा कि सी ही सही है मिश्र वाक्य का उदाहरण, बाकी सब तो मिश्र वाक्य नहीं है, ठीक है। क्या आप यही लिखकर आए हैं? चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य कौन सा है? अब संयुक्त ढूंढना है, और संयुक्त कैसा होता है? जो सरल वाक्यों से मिलकर बनते हैं, ठीक, जिन्हें तोड़ने पर स्वतंत्र वाक्यों में बदला जा सकता है। ए है यशपाल सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। बी यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है, ये भी नहीं है। सी सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं।
काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है और उसी की थापों पर सोती है। देखो, अब संयुक्त वाक्य क्या होते हैं बेटा, सिर्फ और ही उसकी, ऐसा मत सोचना कि और लगा है तो हम जल्दी से सी को टिक कर दें क्योंकि इसमें और लगा है। वाक्य भी तो देखना है कि पूर्ण वाक्य है या नहीं। तो ये तो नहीं है, ए और बी तो नहीं है। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड, क्या ये एक वाक्य है? क्या हम और से पहले एक वाक्य देख पा रहे हैं? नहीं, मतलब ये भी नहीं है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है, बिल्कुल, और संगीत, और काशी आज भी संगीत के स्वर या उसकी थापों पर सोती है। तो ये दो वाक्य हैं, इसलिए ये डी ही सही होगा। आया समझ में? ठीक है बेटा, चलो। निम्नलिखित वाक्य का सरल वाक्य कौन सा होगा? अब सरल वाक्य ढूंढना है इनमें से। जो हमारे नाना थे वे तो वहीं बालाजी के मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित शहनाईवास रह चुके हैं। अब इसमें से हमें सरल वाक्य पहचानना है। ए है, हमारे नाना जो थे वे तो वहीं बालाजी के मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित शहनाईवास रह चुके हैं। हमारे नाना जो थे, जो में आया वे, तो ये तो मिश्र वाक्य हो गया, मतलब ये नहीं है, हमें करना है सरल वाक्य। बी, हमारे नाना तो वहीं बालाजी के मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित शहनाई वादक रह चुके हैं, बिल्कुल यही होना चाहिए। सी, वे हमारे नाना ही तो हैं जो, फिर भी ये मिश्र वाक्य है तो ये भी नहीं है। जो बालाजी का मंदिर है उसमें, ये भी मिश्र वाक्य है। तीनों मिश्र वाक्य जैसे हैं, बल्कि ये जो बी वाला है वही सरल वाक्य है। ठीक है, हमारे नाना तो वहीं बालाजी के मंदिर में, एक ही है, एक ही वाक्य है, इसमें 2-3 वाक्य नहीं जुड़े हैं, तो ये भी वाला सही होगा। अगला है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित उपवाक्य का भेद बताइए। रेखांकित उपवाक्य, वे जब उन यादों का जिक्र करते हैं तब उनकी नैसर्गिक आनंद में आंखें चमक उठती हैं। वे जब उन यादों को जिक्र करते हैं तब उनकी, का है संज्ञा आश्रित, तो संज्ञा आश्रित तो नहीं है। बी, प्रधान उपवाक्य नहीं है। सी, विशेषण, क्रिया विशेषण। ठीक है, वे जब उन यादों को जिक्र करते हैं तब उनकी नैसर्गिक आनंद में आंखें चमक उठती हैं। वे जब जिक्र करते हैं तब, ठीक है, तो कब कब होती हैं उनकी आंखें चमक जाती हैं? जब वे उन बातों को याद करते हैं। तो विशेषण और क्रिया विशेषण। अब यहां पर क्रिया विशेषण में क्या होता है बेटा, एक तो होता है स्थानवाचक, ठीक है, एक आपको पता है, ये पढ़ा था ना हमने कि कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, ठीक है, और कब, कहां, कैसे, ये हो गया। तो इसमें क्रिया विशेषण, लेकिन ये क्रिया विशेषण तो है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, वे जब मतलब कब, क्रिया विशेषण, हाँ क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण है। ठीक है, कि अब यहां पर आया उत्तर कब, वे जब उन यादों को जिक्र करते हैं तब उनकी, तो यहां पर उत्तर आया है, मतलब प्रश्न आया है कब, तो अकॉर्डिंग टू मी डी होना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि कब, कहां, कैसे, जब कभी भी इस तरह से प्रश्न हम पूछते हैं तो उसका उत्तर क्रिया विशेषण के जो उपभेद हैं या भेद हैं उन्हीं से आंसर आता है। तो मेरे हिसाब से ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। रोज नामचे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है, इसलिए हर दिन की शुरुआत वहीं ड्योढ़ी पर होती है। रोज नामचे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है, सबसे ऊपर आता है रोज नामचे में। पहला है ए संज्ञा आश्रित उपवाक्य, बी विशेषण आश्रित उपवाक्य, सी प्रथम समानाधिकरण। अधिकरण क्या होता है, में और पर, तो रोज नामचे में प्रथम और द्वितीय। डी है द्वितीय समानाधिकरण, ऊपर, पर। ठीक है, तो यहां पर बेटा मेरे हिसाब से लग रहा है प्रथम समानाधिकरण उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य प्रथम समानाधिकरण में। अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या देती हैं सीबीएसई वाले। ठीक, चलो आगे चलते हैं। निर्देश अनुसार अलंकार आ गए हैं। अलंकार तो बिल्कुल सही करके आए होंगे आप। निर्देश अनुसार अलंकार पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प लिखिए।
पहला है, नीचे लिखी काव्य पंक्तियों में अलंकार है। सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा। अरुण क्या होता है? लाल। तो अब इतना अर्थ समझने की जरूरत नहीं है। जहां मानो मनहु जानो जनहु ज्यों त्यों आए तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आशा करती हूं आप उत्प्रेक्षा अलंकार लिखकर ही आए हैं, क्योंकि यहां मानो है तो ज्यादा हमें सोचना ही नहीं है। ठीक है, उत्प्रेक्षा। दूसरा, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। अब अक्सर हमने क्या कहा था इसको कि ये अनुप्रास है, लेकिन यहां पर अनुप्रास तो है नहीं, क्योंकि चा चा की आवृत्ति हुई है। तो अब यहां पर चारु चंद्र की चंचल किरणें, जो चंद्रमा है उसकी किरणें खेल रही हैं। और खेलता कौन है? कौन खेलता है? मानव। तो यहां पर मानवीकरण अलंकार ही होना चाहिए। ठीक है, अतिशोक्ति श्लेष उत्प्रेक्षा तो है नहीं, तो मानवीकरण ही इसका सही जवाब होगा। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। बयार मतलब होता है हवा। ठीक, याद है आपको 9th में हमने पढ़ा था, मेघ आए बड़े मेघ आए, हाँ, बंठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे गली गली। ये उसी 9th क्लास की पुस्तक की है आपकी पंक्ति है। तो बयार मतलब हवा और नाचती गाती जा रही है, तो ये भी आपका मानवीकरण ही होना चाहिए। ठीक, चलो आगे चलते हैं, क्योंकि मानवीकरण क्या होता है? जहां पर मानवीय क्रियाओं का आरोप प्रकृति पर किया जाता है, वहां पर मानवीकरण। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन जा रही। इस काव्य पंक्तियों में अलंकार बताइए। स्वर्ग से मिलने जा रही है साकेत नगरी, कितनी बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है। तो मानो मनहु नहीं है, सासी नहीं है, एक शब्द के दो अर्थ भी नहीं है, अर्थात अतिशोक्ति ही है। तो यहां पर अतिशोक्ति अलंकार ही होगा। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन जा रही। चलो, नीचे लिखी काव्य पंक्तियों में अलंकार है। प्रियतम बतला दे लाल मेरा कहां है। प्रियतम बतला दे लाल। ठीक है, यहां पर लाल रत्नों के भी कहा जाता है, लाल पुत्र को भी कहा जाता है। तो यहां लाल के कई अर्थों में प्रयोग हुआ है, इसलिए इसमें श्लेष अलंकार होगा। कोई अतिशोक्ति नहीं है, कोई मानो मनहु नहीं है, प्रकृति पर कोई आरोपण नहीं किया गया है। हाँ, लेकिन लाल के अर्थ हैं अलग अलग, इसलिए श्लेष अलंकार है। अब हम चलते हैं पद परिचय की ओर। निर्देश अनुसार पद परिचय पर आधारित निम्नलिखित वाक्य के 5 रेखांकित पदों में से किन्हीं 4 के पद परिचय के लिए सही उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। साफ सुथरी लिखावट लिखकर आए हो बेटे? कुछ छोड़ा तो नहीं है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। अब है, अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब हैं, उनका जन्म स्थान भी डुमराव ही है, यहां नरकट पाई जाती है। अच्छा, तो एक ही वाक्य के हमें पद परिचय देना है। सबसे पहले हमें अपने का परिचय देना है, फिर बिस्मिल्लाह खां का देना है, फिर भी का देना है, फिर यहां का देना है। तो अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, सबसे पहले हमें ये देखना है कि अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ठीक है, अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन नहीं, अन्य पुरुष निजवाचक पुल्लिंग एक वचन कर्ता, सार्वनामिक विशेषण उस्ताद विशेष पुल्लिंग, सार्वनामिक विशेषण उस्ताद विशेष स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग है, सार्वनामिक विशेषण नहीं, ये भी नहीं है, मतलब ये और ये नहीं है। अन्य पुरुष अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब हैं, उनका जन्म स्थान भी डुमराव है। तो अन्य पुरुष वाचक अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। हम जैसे अब यहाँ पर कहते हैं अन्य पुरुष मतलब क्या होता है? सर्वनाम के भेद क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम सबसे पहला, उसके भी 3 उपभेद हैं। एक है प्रथम पुरुष, अन्य मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। तो प्रथम मतलब जो वक्ता, अन्य और जो मध्य पुरुष मतलब श्रोता, और अन्य मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब हैं, उनका जन्म स्थान भी डुमराव है। तो यहाँ पर
निजवाचक सर्वनाम होना चाहिए, ठीक है, अपने में निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि अपने जो है कहते हैं ना हम अपना काम स्वयं कर लेंगे, सिर्फ अपने का हमें परिचय देना, ये मत सोचना कि बिस्मिल्लाह खां है ये क्यों सर्वनाम होगा, तो यहां पर अपने का हमें पद परिचय देना है बेटा, तो निजवाचक सर्वनाम होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, बाकी आप देख सकते हैं आगे, ठीक। बिस्मिल्लाह खां, अब बिस्मिल्लाह खां क्या है सबसे पहले देख लेते, जातिवाचक नहीं है, जातिवाचक नहीं है, मतलब ये दो तो क्रॉस, व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक दोनों में व्यक्तिवाचक है, तो अब हमें ये देखना है कि बिस्मिल्लाह खां, उसके बाद हम देखें हाँ व्यक्तिवाचक है, दोनों में व्यक्तिवाचक है, लेकिन यहां दिया है बहुवचन, तो बहुवचन के कारण ये कट गया है, ये सही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग कर्ता कारण। अब है क्या है, अकर्मक क्रिया आदरार्थ बहुवचन पुल्लिंग कर्तृवाच्य वर्तमान काल, अकर्मक क्रिया एक वचन पुल्लिंग कर्मवाच्य वर्तमान काल, सकर्मक क्रिया बहुवचन पुल्लिंग कर्तवाच्य। अब सेंटेंस को फिर से देखिए आप, क्या है, अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब हैं, खां साहब हैं, ठीक है, तो क्या दिया है, अकर्मक सकर्मक बहुवचन तो है नहीं, सकर्मक क्रिया एक वचन पुल्लिंग कर्मवाच्य, कर्मवाच्य नहीं है, ठीक है, कर्तृवाच्य है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, तो ये वाला तो गया सकर्मक वाला, ये तो नहीं है, सकर्मक क्रिया बहुवचन भी नहीं है, अकर्मक क्रिया एक वचन पुल्लिंग कर्मवाच्य, ये इसके कारण नहीं है, बचा है अकर्मक क्रिया आदरार्थ, तो यही होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। भी अब हमने 9वीं कक्षा में पढ़े थे निपात, जिन शब्दों पर जोर लगता है, मतलब एक वजन नहीं आ जाता है कि हाँ भाई इसके कारण ये, कि तुम्हें ही ये कार्य करना है, तुम्हें भी ये कार्य करना है, कब से कब तक, तब से अब तक, इस तरह से जहां पर जोर दिया जाता है, तो भी क्या है, अव्यय 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 तो नहीं है, हटा दो, निपात है। अब निपात है तो कैसे, निपात डुमराव पर बल दे रहा है या निपात जन्म स्थान पर बल दे रहा है, इन दोनों में हमें देखना है, तो हमारा चलते हैं हम, उनका जन्म स्थान भी डुमराव ही है, उनका जन्म स्थान भी डुमराव ही है, तो जन्म स्थान पर दे रहा है बेटा, है ना, निपात डुमराव पर बल दे रहा है, उनका जन्म स्थान भी डुमराव है, उनका जन्म स्थान भी डुमराव है, भी डुमराव, अच्छा जन्म स्थान तो है डुमराव, तो यहां पर आप क्या लिख कर आए हो बताओ, उनका जन्म स्थान भी डुमराव है, तो डुमराव पर बल है या जन्म स्थान पर, जन्म स्थान पर बल दे रहे हैं, क्योंकि वहां डुमराव भी लिखा है, डुमराव ही आता कि उनका जन्म स्थान डुमराव ही है, तो वो डुमराव पर देते बल, लेकिन लिखा है वहां पर उनका जन्म स्थान भी, तो जन्म स्थान पर बल दे रहे हैं, तो डी सही होना चाहिए, क्योंकि यदि हाँ हमें ये पता है कि डुमराव उनका जन्म स्थान है, लेकिन यदि वहां लिखा होता कि डुमराव ही है तो डुमराव पर बल देते, लेकिन यहां जन्म स्थान पर बल दिया जा रहा है, तो डी सही होना चाहिए, ठीक है। अब यहां स्थानवाचक क्रिया विशेषण है क्रिया का विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण पाई जाती है क्रिया का विशेषण, रीतिवाचक तो है नहीं, है स्थानवाचक, तो यहां मतलब स्थानवाचक क्रिया विशेषण पाई जाती है क्रिया का विशेषण, पाई जाती है, यहां पाई जाती है, बिल्कुल ठीक है, तो यहां ये होगा और यहां ये होना चाहिए। अब आगे चलते हैं, निम्नलिखित गद्य पाठों के आधार पर बहुविकल्पी प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए, गद्य पाठों के आधार पर जो कि हमने पढ़े थे। पहला है, मानव की जो योग्यता उसे आत्मविनाश की ओर ले जाती है वह है, पाठ है संस्कृति, भदंत आनंद कौशल्यायन जी द्वारा रचित जो पाठ था, तो वह मानव की जो योग्यता जो आत्मविनाश की ओर ले जाती है उसको असंस्कृति कहेंगे, तो यही सही होगा, संस्कृति नहीं कहेंगे, सभ्यता असभ्यता नहीं कहेंगे, असंस्कृति कहेंगे। बिस्मिल्लाह खां को कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान पर जाना क्यों पसंद था? पहला है, उसकी कचौड़ियां बेहद स्वादिष्ट खस्ता होती थी। बी है,
उसका कचौड़ी बनाने का अनूठा अंदाज था। सी है, उसकी कचौड़ी का दाम बहुत वाजिब था। या डी, कचौड़ी तलते समय छन्न की आवाज में आरोह अवरोह दिखता था। हाँ, तो बिस्मिल्लाह खां को कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान पर जाना पसंद था, क्योंकि शुद्ध घी की कचौड़ियां बनती थी और वो उनको सुनाई देता था। कचौड़ी तलते समय छन्न की आवाज में आरोह अवरोह तो दिखता था, लेकिन वो जो कचौड़ियां थी वो स्वादिष्ट हुआ करती थी। ठीक है, ये हाँ, आपकी बिल्कुल ये लग रहा होगा कि कचौड़ी तलते समय छन्न की आवाज में, वो उन्हें लगता था। वो वहां जाते क्यों थे? क्योंकि उसकी कचौड़ियां बहुत स्वादिष्ट होती थी और देशी घी में तलती थी वो। और चूंकि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां संगीत से जुड़े हुए व्यक्ति थे, इसलिए उन्हें उन छन्न की आवाज में भी आरोह और अवरोह दिखाई देते थे। अब पहुंच गए हैं हम 8वें प्रश्न पर। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर पूछे गए बहुविकल्पी प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। नेताजी का चश्मा, स्वयं प्रकाश। पान वाला मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो, वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। वह एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न किस तरह से पूछे गए हैं। पान वाले ने देशभक्त का मजाक क्या कहकर उड़ाया? निम्नलिखित विशेषणों के आधार पर उचित विकल्प का चयन कर इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या कहा था उसको? बूढ़ा मरियल सा। नहीं, ये तो उन्होंने कहा था लेखक ने कि बूढ़ा मरियल सा आ रहा है। उसको लंगड़ा कहा था और पागल। तो विकल्प कौन सा है? पहला और तीसरा। बिल्कुल, पहला और दूसरा नहीं है, क्योंकि उसने कहा था लंगड़ा और पागल। बूढ़ा और मरियल तो लेखक ने कहा था। ठीक है, तो विकल्प पहला और दूसरा नहीं है, मतलब विकल्प पहला और तीसरा सही है, मतलब ये नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये दोनों कहा था, अर्थात विकल्प बी ही सही है। चलो, हवलदार साहब अवाक क्यों रह गए? अवाक मतलब कुछ बोल ही नहीं पाए। ठीक है, एक मरियल से बूढ़े आदमी को देखकर, बी कल्पना से परे कैप्टन नाम के विपरीत उसका हुलिया देखकर, सी एक बूढ़े को लाठी पकड़े चश्मा लगाए गांधी जी के रूप में देखकर, या फिर डी एक चश्मे वाले दुकानदार को इस रूप में देखकर। अब यहां पर हमें यह बताना है कि हवलदार साहब अवाक क्यों रह गए। अवाक मतलब निशब्द, कुछ नहीं कह पाए। क्या एक मरियल से बूढ़े आदमी को देखकर, कल्पना से परे कैप्टन नाम के विपरीत उसका हुलिया देखकर, एक बूढ़े को लाठी पकड़े चश्मा गांधी जी के रूप में देखकर, या फिर एक चश्मे वाले दुकानदार को इस रूप में देखकर? अब उसका नाम पूछा था तो उन्होंने कहा कैप्टन। तो जब पान वाले द्वारा कैप्टन कहा गया था तो हवलदार साहब के मस्तिष्क में चश्मे वाले के प्रति एक इमेज बन गई कि अच्छा होगा कोई, या तो सेना का जवान होगा या नेताजी का साथी रहा होगा, आजाद हिंद फौज का भी सिपाही भी रह सकता है। लेकिन जब उन्होंने कैप्टन के विपरीत उसका हुलिया देखा तो वो अवाक रह गए, शॉक्ड हो गए। अर्थात बी, जो बी वाला है विकल्प वही सही होगा। ठीक है, चलो आगे चले।
कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। पहला है, कथन है, पान वाले ने अपने मित्र कैप्टन के बारे में अनुपयुक्त भाषा का प्रयोग किया। पान वाले ने अपने मित्र कैप्टन के बारे में अनुपयुक्त भाषा का प्रयोग किया। कारण है, पान वाले में संवेदनशीलता का अभाव था। पान वाले ने अपने मित्र, ए है, कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है। कथन ए सही है किंतु कारण आर गलत है। सी, कथन ए सही और उसका कारण आर भी सही है। डी, कथन ए और कारण दोनों गलत हैं। तो यहां पर पान वाले ने अपने मित्र कैप्टन के बारे में, पान वाले का मित्र तो था नहीं ना कैप्टन, तो कथन ए गलत है, कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है। ठीक है, तो अब यहां पर हमें देखना होगा, कथन ए तो मुझे गलत लग रहा है क्योंकि पान वाले ने अपने मित्र कैप्टन के बारे में अनुपयुक्त भाषा का प्रयोग किया। उसका मित्र कहां था पान वाला? कैप्टन उसका मित्र तो था नहीं ना। तो कथन ए गलत है। पान वाले में संवेदनशीलता का अभाव था, हां था, संवेदनशीलता का अभाव था क्योंकि वो व्यंग कर रहा था। तो मेरे हिसाब से बेटा लग रहा है मुझे कथन ए गलत है किंतु कारण, कथन ए और कारण आर दोनों गलत है। नहीं, दोनों गलत नहीं है क्योंकि पान वाले में संवेदनशीलता का अभाव तो था, अनुपयुक्त भाषा का प्रयोग किया था। तो क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? पान वाले में संवेदनशीलता का अभाव था, बिल्कुल था, लेकिन यहां पर पान वाला कैप्टन का मित्र नहीं था ना, मित्र के कारण कंफ्यूजन है। तो कथन ए और कारण दोनों गलत है। चलो देखते हैं। अब हम चलते हैं, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हालदार साहब के सम्मुख पान वाले द्वारा कहा गया यह कथन चश्मे वाले के प्रति दर्शाता है उसकी संवेदना, बी मतलब ए संवेदना, बी वेदना अनुभूति, सी सहानुभूति या व्यंग्यात्मकता। तो बिल्कुल पान वाले की व्यंग्यात्मकता सामने आती है, उसका मजाक बनाया जा रहा था। ड्राइवर की बेचैनी का क्या कारण था? ए देशभक्त कैप्टन में कोई रुचि नहीं होना, बी भूख लगना और घर जाने की जल्दी होना, सी उमस के कारण बेचैनी बढ़ना, या डी हालदार साहब को गंतव्य पर पहुंचाने की जल्दी। तो देशभक्त कैप्टन में रुचि नहीं, ये तो है ही नहीं, भूख लगना नहीं है, उमस भी नहीं है, तो डी ही सही होगा, हालदार साहब को उनके लक्ष्य तक पहुंचाना। ठीक है, पद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित दो बहुविकल्पी प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। ये 2 नंबर के हैं। पहला है, सूरदास के पद अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी से गोपियां क्या कहना चाहती हैं? सूरदास के पद अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। ए है, हम भोली हैं, चीटी और गुड़ हैं, नहीं। बी, जैसे चीटी गुड़ ले जाते नहीं थकती, हम भी नहीं थकते। सी, चीटी गुड़ पर अपने प्राण त्याग देती है, या फिर डी, भोली गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हैं, जैसे चीटी का गुड़ से प्रेम है। यही सही है, सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी ज्यों पागी। ठीक, आशा करती हूं आपने भी यही लिखा होगा। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता के संदर्भ में शिव धनुष टूटने की आवाज सुनकर परशुराम ने क्रोधित होते हुए पूछा कि धनुष किसने तोड़ा? इसका उत्तर किसने और क्या दिया? ए है, लक्ष्मण ने कहा कि शिव धनुष उन्होंने ही तोड़ा है। बी, लक्ष्मण ने कहा कि शिव धनुष राम ने तोड़ा है। सी, राम ने कहा कि शिव धनुष तोड़ने वाला आपका कोई सेवक होगा। या डी, राम ने कहा कि शिव धनुष को भंग करने वाला और कोई नहीं, मैं ही हूं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो है केहू एक दास तुम्हारा। श्री राम ने कहा कि शिव धनुष तोड़ने वाला आपका कोई सेवक होगा। तो यही सही है, लिख कर आए थे आप, बहुत बढ़िया बेटा। अब 10वें प्रश्न पर हम पहुंच गए हैं और कुल प्रश्न कितने हैं? 17। निम्नलिखित पठित पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के सही उत्तर लिखिए। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की गरिमा है, महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच हवा की थिरकन का।
पद्यांश के आधार पर लिखिए कि फसल क्या है। ए प्रकृति और मानव के श्रम का प्रतिफल, बी खेतों में उगने वाला अन्न, सी नदियों के पानी का जादू, या डी खेतों की मिट्टी से उपजा अन्न। तो प्रकृति और मानव के, प्रकृति में ये सब कुछ आ जाएगा, नदियां, मिट्टी, सब कुछ। तो प्रकृति और मानव के श्रम का प्रतिफल। ठीक है। फसल उपजाने के उपजाऊ तत्व कौन कौन से हैं? ए नदियों का जादू और पानी, मिट्टी, बी हाथों के स्पर्श की महिमा, सी सिमटा हुआ संकोच हवा की थिरपन का, या फिर मिट्टी, पानी, सूर्य, हवा और श्रम। तो मिट्टी, पानी, सूर्य, हवा और श्रम, अर्थात यही सही है। ठीक है, ये सब चाहिए हवा फसल के लिए। मिट्टी के गुण धर्म से क्या अभिप्राय है? ए मिट्टी के भिन्न भिन्न प्रकार, बी मिट्टी के भिन्न भिन्न रंग, सी मिट्टी की विशेषताएं जो फसल उगाती हैं, डी अलग अलग प्रदेशों की मिट्टी से। अब मिट्टी के गुण धर्म मतलब जब मिट्टी उपजाऊ होती है, फर्टाइल जो मिट्टी रहती है जिसमें रहती है ना वो, ठीक है, लेयर उसकी उपजाऊ वाली, पीएच ऐसा। तो ठीक है, तो मिट्टी की विशेषताएं हैं जो फसल उगाती हैं, उनको ही मिट्टी का गुणधर्म कहा जाता है। तो सी ही इसका सही जवाब होना चाहिए। हाथों के स्पर्श की महिमा है, कवि का क्या अभिप्राय है? ए हाथों का प्यार पाकर फसल उगती है, बी किसान का परिश्रम खेती को शस्य श्यामला बनाता है, सी हाथों का महान स्पर्श सर्वोत्तम होता है, डी हाथों के स्पर्श की महिमा का गुणगान होता है। तो किसान, हाथों के स्पर्श मतलब यहां पर आया है किसान की परिश्रम की बात की गई है, तो यही सही है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, क्या भाव है इसका? ए सिमटा हुआ संकोच किरणों में समा जाता है, बी सूरज की किरणों पर हवा थिरकती है और संकोच दूर हो जाता है, सी सूरज की किरणें हवा पर सवार हो नीचे आती हैं, डी सूरज की ऊर्जा अन्न में परिवर्तित होकर हमें पोषित करती है। बिल्कुल, तो सूरज की जो ऊर्जा है वो अन्न में परिवर्तित हो जाती है। हम सब जानते हैं कि प्लांट्स मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फोटोसिंथेसिस, आपने सबने पढ़ा होगा। तो यही है इसका सही जवाब। आगे चलते हैं, आ गए हैं हम खंड बा पर, जो कि है वर्णात्मक प्रश्न। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में लिखिए। पहला है आत्मकथ्य कविता की पंक्ति, यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, का भाव अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। क्या लिखा था आपने? तो आपने लिखा होगा, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 4 आत्मकथ्य से ली गई हैं, जिसके रचयिता या जिसके कवि छायावादी कवि, छायावाद के आधार स्तंभ जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, ऐसा लिखा था। अरी विडंबना, यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, पूजू क्या अपनी प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। यहां पर प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि यही कहना चाहते हैं कि जब उनके मित्रों ने उनसे आत्मकथा लिखने के लिए कहा कि तुम आत्मकथा लिखो, तो उन्होंने कहा कि अब मैं क्या लिखूं, अपने जीवन में जो घटित हुआ है या मेरे जीवन की जो बातें हैं उन्हें मैं क्या लिखूं। इससे अच्छा यही होगा कि मैं दूसरों की सुनूं। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, ऐसा लगता है कि यदि मैंने अपनी आत्मकथा लिखी तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। अर्थात जो आज मुझसे कह रहे हैं ना कि आत्मकथा लिखो, वे ही मेरा मजाक बना सकते हैं। और इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं अपनी आत्मकथा ना लिखूं, औरों की सुनता रहूं, मैं मौन रहूं। ठीक है, इस तरह से आपने लिख दिया होगा अच्छे से। खा है वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर हो, ललित ललित काले घुंघराले। ये भी छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित पंक्ति है। पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ 5 उत्साह से ली गई है। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, अर्थात बादलों को क्रांतिकारी का रूप भी माना है। जिस तरह से जब धरती तप जाती है, त्राही त्राही मचती है, चारों तरफ सूखा प्यास और हर एक जो प्राणी है वो उदास हो जाता है, अनमना होता है, तब क्या स्थिति होती है बादलों की। किस तरह से प्रार्थना करते हुए कवि ने आह्वान किया है कि बादल गरजो, और जब गरजोगे तो लोगों में एक नई चेतना का संचार होगा। उन्हें पता चल जाएगा, क्योंकि यदि तुम तुरंत बरस गए तो जहां बरसोगे वहां के लोगों को ही पता चलेगा कि चलो भाई बादल या पानी बरस गया है। लेकिन जब गरज कर आओगे तो दूर दूर तक पता चलेगा कि हाँ, जो बेचारे अनमने से हैं, जो बिल्कुल जिनमें जिजीविषा समाप्त हो गई है, जीने की इच्छा समाप्त हो गई है, उनके मन में भी जिजीविषा उत्पन्न होगी और उनमें जीने की ललक होगी।
ठीक है। तो वज्र छुपा नूतन कविता फिर भर दो, जिनमें वज्र के समान शक्ति है। वज्र आपको बताया ना, इंद्र का शस्त्र, जो ऋषि दधिच की अस्थियों से निर्मित था, जिसका प्रहार कभी भी खाली नहीं जाता था। उसी तरह से जब बादल गरजते हैं तो बरसात होती ही है, और बादलों को क्रांतिकारी का रूप भी माना है। जिस तरह से समाज में जब बहुत अत्यधिक शोषण बढ़ जाता है, तब क्रांतिकारी आते हैं जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। तो इस तरह से आपने लिख दिया होगा। अट नहीं रही है कविता में किसका वर्णन हुआ है और कवि ने सौंदर्य के बारे में क्या कहा है? तो उत्साह अट नहीं रही है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है, जो कि छायावादी कवि हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। ठीक है, यहां पर फागुन की सुंदरता का वर्णन किया गया है। पता है ना बेटा, फागुन की सुंदरता का वर्णन। फागुन अर्थात या कह सकते हैं हम वसंत ऋतु। ठीक है, वसंत ऋतु की सौंदर्य का वर्णन हुआ है। चारों तरफ हरियाली छा जाती है, रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं, मौसम बहुत सुहावना होता है, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने साक्षात मां देवी का रूप धारण कर लिया होता। देखा ना, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, मतलब हर जगह जो शोभा है, जो सुंदरता है, वो समा नहीं रही है, असीमित है। तो इस तरह से आपने लिख कर आए होंगे और बहुत अच्छे से आपको मिल जाएंगे नंबर। संगतकार मंगलेश डबराल, कविता के आधार पर लिखिए कि मुख्य गायक के साथ संगतकार की भूमिका किन किन रूपों में होती है। ऐसा लगता है जैसे समेटता हो वह छूटा हुआ सामान, जब तार सप्तक में बैठने लगता है मुख्य गायक का गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई सी, विश्वास अस्त होता हुआ, राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तब पीछे से आता है संगतकार का स्वर ढांढस बंधाते हुए और कहता है कि फिर से गाया जा सकता है गा चुका राग, और वो उसके सुर में सुर मिलाकर, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। इस तरह से संगतकार की भूमिका को बहुत ही सुंदर तरीके से मंगलेश डबराल जी ने इस कविता में प्रस्तुत किया है कि हर एक क्षेत्र में सहयोगियों की कितनी बड़ी भूमिका होती है। दिखता सिर्फ वही है जो पर्दे के सामने हो, पर्दे के पीछे अनगिनत लोग सहयोगी रहते हैं, जिनके बिना संभवतः वो कार्य संपन्न नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरह से आपने लिखा होगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ में किन सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार किया गया है? अपने शब्दों में लिखिए। सामाजिक रूढ़ी क्या क्या थी, किस तरह की सामाजिक रूढ़ियां हैं? जैसे कि उस समय जब बाल गोविंद भगत की हम बात करें, राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने यह पाठ लिखा है। बाल गोविंद भगत जो कि कबीर को अपना साहब मानते थे, अपना ईश्वर मानते थे, और जिस तरह से कबीरदास जी खरा व्यवहार रखते थे, एक ईश्वर को मानते थे, निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। उनके अनुसार ईश्वर का कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई आकार नहीं है, इसलिए निर्गुण भक्ति धारा में वे शामिल हैं। सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं कौन? कबीरदास जी। तो बाल गोविंद भगत भी कबीर को ही अपना साहिब मानते थे। उनके अनुसार समाज में हमें बिल्कुल अच्छे से रहना चाहिए, और सच में मैं तो ये कहूंगी कि उस समय राम वृक्ष बेनीपुरी जी की जो सोच थी, जो विचार थे, वो आज भी प्रासंगिक हैं। उस समय विधवा पुनर्विवाह एकदम रोक थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बताया है कि किस तरह से जब बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु हो जाती है तो उन्होंने पुत्र वधू के हाथों से ही बेटे की जो चिता थी उसमें मुखाग्नि दिलवाई, साथ ही साथ उसके भाइयों को बुलाकर कहा कि इसका पुनर्विवाह करवाया जाए। तो ये ऐसी रूढ़िवादी थी, सामाजिक रूढ़ियां थी जिन पर प्रहार किया गया है बहुत ही सुंदर तरीके से। तो आशा करती हूं कि आपने बहुत अच्छे से इसका उत्तर लिख दिया होगा। ठीक है बेटा। झूठी शान और दिखावे से अपना व्यक्तित्व ही धूमिल पड़ता है। इस कथन को लखनवी अंदाज कहानी के आधार पर उदाहरण सहित लिखिए। यतीन्द्र मिश्र, लखनवी अंदाज, युवा रचनाकार यतीन्द्र मिश्र, याद है आपको? बिल्कुल उन्हीं की ये रचना है, पक्का ना? यशपाल जी की है क्या? झूठी लखनवी अंदाज, ओके। तो यहां पर अब हम चलते हैं यशपाल जी। ठीक है, झूठी शान और दिखावे से लखनवी अंदाज हमने पढ़ा है कि किस तरह से
वो नवाब साहब जो सेकंड क्लास के दर्जे में ठाट बाट से बैठे थे, जैसे ही लेखक की एंट्री होती है वो एकदम सक पका जाते हैं। उनके एकांत में जैसे विघ्न सा पड़ जाता है और उनको ऐसा लगता है जैसे कि क्यों आ गया ये, ठीक है। और झूठी शान मतलब किस तरह से वो खीरे काटते हैं, खीरे की प्रक्रिया बताई है। दिखावटी प्रवृत्ति को अधिक महत्व देते थे वे, जबकि वास्तविकता से पूरी तरह वे अनभिज्ञ थे। लेखक ने यही बताया है कि ये जो झूठी शान है वो जिस तरह का व्यक्तित्व है ना उसको भी बिल्कुल धूमिल कर देती है। इसलिए हम जो हैं हम तो ऐसे हैं भैया, ऐसे ही रहेंगे, जो जैसा है वो वैसा ही रहे, तभी उसकी पहचान निर्मित होती है। अन्यथा झूठा या जो दिखावा होता है या दिखावटी प्रवृत्ति रहती वो कब तक पर्दा डाले रहेगी, कभी ना कभी तो पर्दा हटेगा। तो इस तरह से आपने लिखा होगा यशपाल जी। एक कहानी यह भी के संदर्भ में लिखिए कि वर्तमान पड़ोस कल्चर में किन बातों का अभाव दृष्टिगोचर होता है। अच्छा देखो, एक बात मैं थोड़ा सा रिवाइज करना चाहती हूं, कहीं मैं भूल रही हूं तो बताइएगा। स्वयं प्रकाश, नेताजी का चश्मा, पाठ 11 बाल गोविंद भगत, किसने लिखा है? राम वृक्ष बेनीपुरी ने। पाठ 11। पाठ 12 कौन सा था? लखनवी अंदाज, ठीक है। फिर क्या है? लखनवी अंदाज किसने लिखा है? यशपाल जी ने। और नौबत खाने में इबादत लिखा है यतीन्द्र मिश्र जी ने। हाँ ठीक है, नाउ क्लियर। एक कहानी अभी के संदर्भ में लिखिए कि वर्तमान पड़ोस कल्चर में किन बातों का अभाव दृष्टिगोचर होता है। मन्नू भंडारी जी, सन 1931 में जन्म हुआ और 2019 मतलब 15 नवंबर 2019 में इनकी मृत्यु हुई। और यहां पर उन्होंने यही बताया कि किस तरह से जब उस समय के पड़ोस कल्चर की यदि बात की जाए तो पहले के लोग बहुत मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे से आत्मीयता के साथ जुड़े हुए थे। परंतु अब तो जैसे पड़ोस कल्चर एकदम गायब हो गया है, आत्म केंद्रित हो गया है। व्यक्ति दिन भर की आपाधापी या भाग दौड़ में इस तरह से लगा रहता है कि किसी को किसी के बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं। पड़ोस कल्चर एकदम सीमित हो गया है। लेखिका ने स्पष्ट किया है कि किस तरह से वे खेला करती थी, एक आंगन से दूसरे आंगन, पूरा गांव ही जैसे उनका घर हुआ करता था। लेकिन अब आज वो माहौल नहीं है। बच्चों को बाहर खेलने की अनुमति भी नहीं दी जाती, यदि दी भी जाती है तो कुछ समय उनको सीमित दिया जाता है कि इतने बजे बाहर आ जाना। अब इसमें किसकी गलती है? क्या हम कहें कि पेरेंट्स या अभिभावक जनों की गलती है? तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि समय की मांग ही है ये। समय निरंतरता के साथ चलता है, बदलता है, और किसको दोषी ठहराएं किसको नहीं, इट्स बेटर कि हम समझने की कोशिश करें। और आशा करती हूं कि आपने इसी तरह से इसका उत्तर लिखा होगा। बिस्मिल्लाह खां, यतीन्द्र मिश्र की रचना है ना। बिस्मिल्लाह खां शहनाई के लिए सर्वोच्च सम्मान पाकर भी नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे, सुर में ऐसी तासीर दे कि सुनने वालों की आंखों से अनगढ़ आंसू बरसें। इससे उनकी कौन सी दो विशेषताएं उभर कर आती हैं? सबसे बड़ी विशेषता सादा जीवन, उच्च विचार। दूसरी, कर्म के प्रति समर्पण, लगाव और भक्ति की भावना। ठीक है, तो आपने लिखा होगा कि नौबत खाने में इबादत पाठ से ये पंक्ति ली गई है, जिसके रचयिता यतीन्द्र मिश्र जी हैं। उन्होंने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जीवन से संबंधित विशेषताओं को उभारा है कि 80 बरस की सुर साधना के बाद भी जब भी पांचों वक्त की नमाज में वे अपने खुदा से यही दुआ मांगते थे कि हे खुदा मुझे सुर बख्श दे। फटा कपड़ा तो सिला जा सकता है, लेकिन फटा सुर नहीं सिला जा सकता। एक बार उनकी शिष्या ने कहा था कि गुरुजी, जब भी आपसे कोई मिलने आता है फटी तहमद पहनकर मिलने चले जाते। तहमद मीन्स लुंगी। उन्होंने क्या कहा था? धत पगली, मुझे भारत रत्न शहनैया पर मिला है, लुंगिया पे नहीं। चल ठीक है, यदि तू कह रही है तो मैं आगे से ध्यान रखूंगा। अर्थात वे कहे ना सही मायनों में कि सादा जीवन, उच्च विचार, तो इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में लिखना है। माता के अंचल में जो सुकून मिलता है और कहीं नहीं, कथन के संदर्भ उदाहरण सहित अपने विचार लिखिए। बिल्कुल। शिव पूजन सहाय, वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ, पिताजी द्वारा कहा जाता था भोलानाथ, और रचनाएं करते थे शिव पूजन सहाय से। जहां पर उन्होंने यही बताया कि पिता के इतने करीब रहते हुए भी, पिता के साथ इतना समय बिताते हुए भी हर एक बच्चे को माँ के आंचल में ही सुकून मिलता है। जब बच्चा माँ की गोद में होता है तो उसे दुनिया किसी भी खतरे का कोई डर नहीं होता। आंधी आए, तूफान आए, बाढ़, कुछ भी हो, उसको लगता है मैं सबसे अधिक सुरक्षित हूँ। ठीक हमने भोलानाथ को भी देखा था ना कि बचपन में किस तरह से वो
चूहे के बिल को समझकर बच्चों की जो मित्र मंडली रहती पानी डाल देते हैं और पता चलता है वहां सांप निकल आता है और भागते भागते वो रोते गिरते पड़ते आते हैं घर। पिताजी ने उनको गोद में लेना चाहा लेकिन भागते भागते वो मैया मैया कहकर माँ के आंचल में छुप जाते हैं। ठीक है, तो माँ के आंचल में जो सुकून मिलता है वो अन्यत्र कहीं नहीं। साना साना हाथ जोड़ी मधु कंकरिया। पाठ की लेखिका को लॉन्ग स्टॉक में धर्म चक्र को देखकर संपूर्ण भारत की सोच एक जैसी क्यों प्रतीत हुई? बिल्कुल, धर्म चक्र जब उनका जो कौन था बेटा, ड्राइवर भी था है ना, और गाइड भी था। कौन था? जितेन नारगे लिखा था। जो भी कुछ वहां वे देखती, जितेन नारगे अपने गाइड से पूछती कि ये श्वेत पताकाएं, रंगीन पताकाएं। फिर बिल्कुल जितेन एक कुशल गाइड था, उसमें सभी जो एक कुशल गाइड में गुण होना चाहिए वो उसमें विद्यमान थे। तो लेखिका ने जब धर्म चक्र के बारे में पूछा कि अरे ये क्या है, तो जितेन ने क्या कहा, मैडम ये प्रेयर व्हील है। ऐसा माना जाता है कि इसको घुमाने से संपूर्ण पाप धुल जाते हैं। तो लेखिका को एकदम बड़ा आश्चर्य भी लगा और ये भी लगा कि हम भारत के किसी भी कोने में क्यों ना चले जाएं, लेकिन भारत की एक आत्मा एक है, अर्थात कहीं कुछ, हर एक मान्यताएं अलग अलग हैं लेकिन मान्यताएं तो हैं। जैसे हम नहीं कहते कि भाई कहीं मान्यता है तो गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, और भी बहुत सारी मान्यताएं हैं। तो किसी भी हम कोने में जाएंगे ये मान्यताएं रहेंगी। तो भारत की आत्मा को उन्होंने एक कहा है। मैं क्यों लिखता हूं, पाठ में वर्णित हिरोशिमा की घटना क्या थी? पूरे विश्व को ऐसी घटनाओं से कैसे बचाया जा सकता है? 6 अगस्त की बात थी ना बेटा, गलत तो नहीं है मेरी याददाश्त? 6 अगस्त सन 1945 हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया, और जिससे ठीक है जापान के हिरोशिमा पर तो संपूर्ण ऐसा लगा कि वो हर जगह तहस नहस एकदम जलजला छा गया। तो लेखक हैं इसके कौन? सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अग्गे जी। ठीक है, उन्होंने इस पाठ में यही बताया है कि किस तरह से दिन दहाड़े जब कुछ ही मिनट में वहां का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। लेखक वहां के भोगी नहीं थे, उन्होंने भोगा नहीं था, फिर भी वहां जब वो गए ट्रेन में यात्रा के दौरान उन्होंने इस पाठ की रचना की। और साथ ही साथ मैं क्यों लिखता हूं इसका भी जवाब हमें मिल गया कि लेखक इसलिए लिखते थे ताकि वे जान सकें कि वे क्यों लिखते हैं। बहुत सी किसी बाहरी दबाव के कारण, कोई आर्थिक स्थिति जो मतलब करने के लिए, आर्थिक अपनी सहायता करने के लिए लिखता है, कोई बाहरी दबाव के कारण लिखता है, कोई संपादक, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन लेखक ने यह बताया कि मैं क्यों लिखता हूं ताकि मैं जान सकूं कि मैं क्यों लिखता हूं। उनकी जो रचना है उसने ये बता दिया कि चलो उनका लिखना सार्थक हुआ, तो उन्हें अपना जवाब मिल गया। तो आपने इस तरह से वहां की स्थिति के बारे में बताया होगा उत्तर में। अब चलते हैं हम 14वें प्रश्न पर। आप पवन या पावनी हैं, आप छुट्टियों में गुजरात घूमने का कार्यक्रम बना रहे हैं या बना रही हैं, सरदार पटेल की प्रतिमा भी देखना चाहते हैं या चाहती हैं। आपने जो कार्यक्रम बनाया है उसमें क्या सुधार हो सकता है? अपने चचेरे भाई को लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखिए या लिखकर पूछिए। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि यह है अनौपचारिक पत्र। ठीक है, कौन सा पत्र है बेटा? अनौपचारिक पत्र है, और अनौपचारिक की विशेषता होती है इसमें विषय नहीं लिखा जाता। ठीक है, किसी ने विषय तो नहीं लिख दिया भाई, हाँ, नहीं लिखा जाता। और जो भी पत्र है, ठीक है, अनौपचारिक पत्र है जिसमें विषय नहीं लिखा जाता, और पत्र को हमेशा, मान लीजिए ये आपकी आंसर शीट थी, ये मार्जिन दिया है, आपने यहां से लिखना शुरू किया होगा। हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड रहता है वहां से, विषय हमें लिखना नहीं था। अब किसको लिख रहे हैं हम? अपने जो कार्यक्रम बनाया है अपने चचेरे भाई को। तो प्रिय भाई संबोधन के साथ इस तरह से लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है, और एंड कर दिया होगा आपने। इस तरह से आपने लिखा है। और हमेशा मैं कहती थी कि नए पेज से ही हमें पत्र लिखना शुरू करना चाहिए, ताकि पत्र कभी 2 पेज में अच्छा नहीं लगता, चाहे वो औपचारिक हो या अनौपचारिक हो। औपचारिक की तो बिल्कुल और ध्यान से देखना होता है कि हम 2 पेज में ना जाएं, एक ही पेज में पत्र समाप्त करें। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरे 5 नंबर मिल गए होंगे यदि आपने किया है तो। फिर है
या फिर आप दीप्ति या दीप हैं, किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। अब ये है औपचारिक पत्र जिसमें आपको विषय लिखना होता है, ठीक है। तो लिख कर आए हैं आप, विषय लिखना था भाई, इसमें लिखे बच्चों, लिखना है, ठीक। औपचारिक पत्र है। स्कूल व्यवस्था पर लगभग 100 शब्दों में अपनी प्रसन्नता अभिव्यक्त कीजिए। किसी भी प्रतिष्ठित दैनिक समाचार, आप दैनिक भास्कर लिख सकते हैं और भी जागरण लिखते हैं, तो इसमें आपने उसी तरह से यहाँ लिखा होगा दैनिक समाचार पत्र संपादक महोदय, फिर आपने लिख दिया होगा स्कूल व्यवस्था पर लगभग, नियमित स्कूल व्यवस्था पर लगभग 100 शब्दों में, ठीक है, लिखा था, बहुत बढ़िया। अब है दिए गए बिंदुओं के आधार पर किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। बार बार आप यही कह रहे थे मैडम अनुच्छेद में संकेत बिंदु नहीं आते तो हम क्या करेंगे, देखो आए ना। पहला है इंटरनेट सूचनाओं की खान, हमने बहुत अभ्यास किया था इस टॉपिक का। पहला है तकनीक का अद्भुत वरदान, दूसरा है इंटरनेट क्रांति, तीसरा है सूचना स्रोत और चौथा है प्रयोग के लिए सजगता। तो इन बिंदुओं को फॉलो करते हुए आपने बहुत अच्छे से लिखा होगा मेरे बच्चों। आशा करती हूं कि आपको पूरे 6 में से 6 नंबर मिल जाएं। बाकी यदि आपने बहुत साफ सुथरी लिखावट में लिखा है, अच्छे से लिख कर आए हैं, तो डेफिनेटली आपको मिल गए होंगे प्रश्न, ठीक है। तो यहां पर भाषा के नंबर होते हैं, वाक्य निर्माण के और जो भी विराम चिन्ह हैं उनके नंबर होते हैं। तो इस तरह से जो भी हम अब 10वीं में है ना भाई, 10वीं के बच्चे मतलब विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं, तो आपसे ये अपेक्षाएं की जाती हैं कि आपकी भाषा शुद्ध होगी, व्याकरणिक जो भी नियम हैं उनको आप भली भांति जानते होंगे, विराम चिन्हों का उपयोग आप भली भांति कर सकते हैं। इस तरह से आपने लिख लिया होगा। 3 आए थे, कौन सा है, जब आवत संतोष धन सब धन धूरी समान, मतलब संतोष ही सबसे बड़ा धन होता है। मानव इच्छाओं का कोई अंत नहीं, संतोष धन ही सच्चा धन, संतुष्टि और प्रसन्नता, लालसा पर नियंत्रण, इनका पालन करते हुए आपने लिखा होगा। तीसरा है जब मैं नाटक के संवाद भूल गया, मतलब आपने ऐसे शुरू किया होगा नाटक प्रस्तुति पहली बार मंच पर, अध्यापक अध्यापिका और मित्रों द्वारा उत्साहवर्धन, सफलतापूर्वक समाप्ति और सराहना। अब जब मैं, मतलब आपने लिखा होगा इनको करते हुए कि एक बार ऐसे मुझे नाटक में प्रस्तुति करने का अवसर दिया गया, क्योंकि हमेशा मैं इस तरह के कार्यक्रम करता रहता था या भाग लेता रहता था, या पहला अवसर था। बहुत अभ्यास किया और पूरी तरह से मैं विश्वस्त था कि सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन अचानक जब मंच पर पहुंचा तो मैं अपने संवाद भूल गया। लेकिन मैंने बड़ी सूझबूझ से अपना जो संवाद था या जो मुझे कहा गया था उसके स्थान पर अन्य संवाद बोले और किसी को या दर्शकों को पता भी नहीं चल पाई। आपकी निपुणता को दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहली बार मंच पर गया, उसके बाद अध्यापक और अध्यापिकाओं ने बहुत मतलब भूरी भूरी प्रशंसा की और सफलतापूर्वक जो समाप्ति हुई उसकी सराहना की गई, ठीक है। 16वां है आप विधु और निखिल हैं, आबासा डेयरी फार्म में सुपरवाइजर की आवश्यकता है। आपने इसी वर्ष 12वीं की परीक्षा विज्ञान विषयों के साथ प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। अपनी शैक्षणिक योग्यता और रुचि का वर्णन करने के लिए लगभग 80 शब्दों में स्ववृत्त लेखन। तो आपको पता ही है, नाम, पिता का नाम, पता सब लिखना है आपको, ठीक है। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, वो आपने इस तरह से शुरू किया होगा और बहुत सुंदर तरीके से आपने अपना बायोडाटा या आपका जो सीवी है उसको तैयार कर लिया होगा और बहुत अच्छे से आप पूरे 5 नंबर ले आए होंगे। अंत में आपने उद्घोषणा भी लिखी होगी, लिखी थी कि हाँ मैं ये उद्घोषणा करती हूँ कि उपर्युक्त जो भी जानकारी मेरे द्वारा दी गई है वो पूर्ण रूप से सत्य है और प्रमाणित है, लिखा था। वेरी गुड। चलो इसी के अथवा में है आप दीपाली या दीपक हैं। आपकी कॉलोनी की सड़कें नगर पालिका द्वारा नई बनवा दी गई हैं। ईमेल द्वारा नगर पालिका को नई सड़कें बनवाने के लिए लगभग 80 शब्दों में धन्यवाद ज्ञापन दीजिए। ईमेल बॉक्स के अंदर लिखना होता है प्रेषक प्रेषिती, ठीक है, किसको लिखना है। फिर इस तरह से आपने बहुत अच्छे सुंदर तरीके से @gmail.com और लिख दिया होगा आपने पत्र की भांति ही। 17वां है आपके विद्यालय के माली ने फूलों की पौध तैयार की है। उनके निःशुल्क वितरण के लिए लगभग 60 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। पौध मतलब प्लांटेशन की बात की है उन्होंने, बहुत ही सुंदर। तो अब विज्ञापन लिखा होगा आपने कुछ छोटे छोटे से, यदि आपको पता है ना कि जो आपकी उत्तर पुस्तिका थी उसमें आपको एक बॉक्स बनाकर अपना विज्ञापन लेखन करना था
और यहाँ पर नर्सरी टाइप के छोटे छोटे पौधे बनाए होंगे। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है बट आई होप कि आप सबने बहुत सुंदर तरीके से विज्ञापन बना दिया होगा। या फिर रक्षाबंधन के अवसर पर भाई बहन को लगभग 60 शब्दों में बधाई संदेश लिखिए। तो संदेश लेखन भी हम बॉक्स के अंदर ही करते हैं। यहां पर लिखी हमने डेट, ठीक है, समय लिखा, बधाई, शुभकामनाएं, रक्षाबंधन पर शुभकामनाएं। इसी तरह से आपने शुभकामना संदेश दे दिया होगा, ठीक है। राखी बना दी होगी सुंदर सी, ताकि और देखते ही समझ में आ जाए कि रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी जा रही हैं। हाँ, बहुत बढ़िया बेटा। इसी तरह से आप अपने आप पर भरोसा रखते हुए आगे जो आपका मैथ्स पेपर होने वाला है उसकी तैयारी कीजिए। और यदि किसी तरह से आपके आंसर कुछ मैच नहीं कर रहे हो तो बिल्कुल भी निराश मत होना। जो हो गया हम उसको बदल नहीं सकते, लेकिन हाँ, आगे वाले की तैयारी करके हम अपनी कमी को पूरा ज़रूर कर सकते हैं, अर्थात हम उसमें सुधार ला सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय। थैंक यू सो मच।